हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम रीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। क्योंकि हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, और यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जो बुनियाद है वह मजबूत हो। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है वर्ण विचार की। वर्ण कहाँ से, कौन से वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, कौन कौन से कहाँ से निकले, उनका विभाजन किस आधार पर होगा, और विभाजन करने के बाद कौन कौन से वर्ण किस खांचे में या किस आधार वाले किस भाग में जाएंगे, इसका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। अपितु हम कहेंगे कि इसे अनिवार्य रूप से हम और अपनी जो मेमोरी है उसमें और संग्रहित रखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वर्ण विचार की। बात ये आती है कि वर्ण है क्या चीज, वर्ण क्या है। उसके लिए यदि हम इसकी परिभाषा लिखें कि वर्ण क्या है, तो हम परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि किसी भाषा की परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि को सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात अर्थात ऐसी अर्थात जिसका और आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यथा हम बात करते हैं, जैसे दो तीन ही लिखेंगे, 11 के 11 स्वर। इसके बाद में हम बात करें कोई भी वर्गीय व्यंजन है उसका हम यहाँ रूप लिख सकते हैं। ये इत्यादि वर्ण जो है वो क्या है, ये इत्यादि जो उदाहरण है वो है क्या है, वे वर्ण है। देखिएगा कि किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसका और आगे विभाजन किया जाना असंभव हो या उसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो। जिस ध्वनि का अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और उसके बाद और विभाजन किया जाना संभव न हो या असंभव हो, तो उसे हम वर्ण कहेंगे। वर्ण आपके सामने यहाँ लिखे हैं, ए, आ, के, चे, टे, ते, पे। इस प्रकार से जो भी हम हिंदी लेखन में काम में लेते हैं, हिंदी लिपि में इस्तेमाल करते हैं, वही सभी क्या है, वर्ण है। अब बात एक छोटा सा शब्द और आता है हमारे सामने, हम देखते हैं ये अक्षर। देखिएगा एक छोटी सी बात और है, हमने यहां लिखा है सबसे छोटी ध्वनि। तो ध्वनि सार्थक हो, मुंह से बोली गई है, तब तक वो किस प्रकार का रूप है, उसका श्रव्य रूप है। और यदि उसे लिख दिया गया, यदि उसे लिपिबद्ध कर दिया गया, तो वह चाक्षुष हो जाती है, देखी जा सकती है और पढ़ी भी जा सकती है। अक्षर किसे कहते हैं, हम बात, अगला टॉपिक है अक्षर क्या है। तो जीभ के एक झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनि ही अक्षर कहलाती है। हम लिखेंगे जीभ अथवा जिह्वा। जीभ के एक ही झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनि को ही एक ही झटके से उच्चारित, झटके का मतलब आघात भी है कि एक ही आघात से एक ही बार में बोली जाने वाली या उच्चारित होने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं।
एक ही झटके में यदि बोल दी जाती है, जैसे हम कहें ना, हाँ, तो ये दोनों क्या है, ये ना, हाँ, कोई भी इसके जैसे बड़े शब्द भी हो सकते हैं। आप कमल शब्द भी ले सकते हैं। कम, तो कम जो था वह भी क्या है, अक्षर है, क्योंकि उसका एक ही झटके में, एक ही आघात में हमने उच्चारण कर दिया। और इसको अलग अलग करके नहीं बोलेंगे हम, ने, आ, है, आ, इस प्रकार से इनका उच्चारण नहीं करेंगे, एक ही झटके में बोला, इसलिए ये क्या कहलाए, ये अक्षर कहलाए, वर्ण वह है। यदि हम इसमें देखें कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें हमको वर्ण इस प्रकार से मिलेंगे, ने, धन, आ। वर्णों की संख्या इसमें कितनी है, 2, लेकिन अक्षर कितने हैं, 1 है। यही दोस्तों इन दोनों में फर्क है, वर्ण और अक्षर में। अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, पहले नंबर पर आप आते हैं स्वर वर्ण, और दूसरे नंबर पर आते हैं व्यंजन वर्ण। प्रथम भाग में स्वर वर्ण और द्वितीय भाग में व्यंजन वर्ण आते हैं। अब आज हम और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्वर वर्ण होते कौन से हैं, उसका विभाजन कितने आधारों पर किया जाता है, अलग अलग आधारों पर किए गए विभाजन में कितने ग्रुप बनते हैं, कितने समूह बनते हैं, और कौन कौन से वर्ण उनमें शामिल होते हैं, तो इसके बारे में हमें और अभी बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम देखेंगे स्वर वर्ण को। यदि आप इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण के रूप में, या इनके जो भी हम विभाजन करते हैं, इनमें से कुछ लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करें या साथ साथ लिखते रहें, और जहां कहीं लगे कि वीडियो आगे जा रहा है तो आप इसे पॉज करके और दूसरा साथ में इसको रोक करके लिख सकते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, किसी भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे विभाजन किया जाना संभव न हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे तो स्वर वर्ण है। स्वर कौन से कहलाते हैं दोस्तों, कि मुख से स्वतः उच्चारित होने वाले ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं। स्वतः उच्चारित होने से हमारा तात्पर्य है कि फेफड़ों से उठी हुई प्राण वायु जो है वह मुख में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के और बिना किसी व्यवधान के मुख विवर से बाहर निकल जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम स्वर ध्वनियों की नाम से जानेंगे। आज का हमारा विषय क्या है, स्वर। स्वर वर्ण। स्वर की परिभाषा के रूप में हम लिखते हैं, मुख से, छोटी से छोटी जो परिभाषा वह यही है, मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली, स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां, होने वाली ध्वनियों को स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे, पहली लिखी हमने, मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियों को स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरी हम लिखेंगे, मुख से हाँ, जब किसी ध्वनि का जब किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, तब या तो तब फेफड़ों से उठी प्राणवायु, अर्थात हवा, प्राणवायु मुख में
बिना किसी मुख में बिना किसी संघर्ष व्यवधान अथवा संघर्ष व्यवधान अथवा रुकावट के बिना किसी संघर्ष व्यवधान अथवा रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं बाहर निकल जाती है तो उस ध्वनि को स्वर वर्ण कहते हैं। तो उस ध्वनि को स्वर वर्ण कहते हैं। दोस्तों कौन से कि या तो मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर वर्ण कहलाती हैं, अथवा जब किसी ध्वनि का हम उच्चारण करना चाहते हैं या ध्वनि उच्चारित करते हैं तब फेफड़ों से उठी हुई जो प्राणवायु है वह मुख में बिना किसी प्रकार की रुकावट, बिना किसी संघर्ष अथवा किसी व्यवधान के मुख से बाहर निकल जाती है। किसी अवयव से टकराए बिना, किसी अवयव के संपर्क में आए बिना जब मुख से बाहर निकल जाती है तो ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है देखते हैं। कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 11 है। दोस्तों ये आपके स्वर हैं 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल मिलाकर 11 है हमारे स्वर बने हैं। अब देखिएगा कई दफा मैंने महसूस किया है, देखा है, और ये होता है कि री जो उपसर्ग है, सॉरी माफ कीजिएगा, री जो स्वर है इस स्वर का नंबर कहाँ आता है। आप से कोई एक झटके में तुरंत लिखने के लिए गए तो एक बार तो सक पका जाते हैं कि यार कहाँ लिखा जाएगा, री कहाँ लिखा जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने विज्ञान विषय में पढ़ा है किसी जमाने में, हर बार पढ़ते हैं, रात्रि के समय देखते भी हैं। एक सप्तर्षि तारामंडल होता है, एक सप्तर्षि तारामंडल होता है, और इस सप्तर्षि का मतलब 7 ऋषि है ना, सप्त धन ऋषि। ये सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि थे, और ऋषि की शुरुआत किससे हो रही है? री स्वर से हो रही है, और 7 कितने हैं? 7 है ऋषि। तो आप 7वें नंबर पे इसको टिका सकते हैं, 7वें नंबर पर इसको लिखें और आप एकदम से सही है। ए, आ, ई, उ, ए, री, फिर ए, आई, ओ, औ। तो कुल मिलाकर इसका नंबर जो आता है वह कौन सा आता है? 7वां। तो 7वें नंबर पर आप री को लिखें। ये थोड़ा सा आप मतलब कई दफा और हम इसका भूल जाते हैं कि कौन सा होता है, तब की बात है। जैसे कई बार एक ही होता है कि हम व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं, क की पंक्ति लिख दी, क वर्ग लिख दिया, च वर्ग लिख दिया, अब उसके बाद ध्यान नहीं आता कि ट वर्ग आएगा या त वर्ग आएगा। ये भले ही कोई न स्वीकार करे, लेकिन अमूमन इस प्रकार की दिक्कतें और आ जाती हैं, क्योंकि स्वर लेखन का काम हमारा, हम भाषा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, लेकिन हिंदी की या किसी भी भाषा की जो वर्णमाला है वह लिखने का काम हमारा बहुत कम पड़ता है, और इसी वजह से कई दफा ऐसी गलतियां या ऐसी जो आशंकाएं हैं वो बन जाती हैं। तो किसी न किसी प्रकार से इनको हम और तैयार कर सकते हैं। तो मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं? स्वर वर्ण कहलाती हैं। अब स्वरों का विभाजन या स्वरों का वर्गीकरण, हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कितने आधार पर होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण है वह 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? 5 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला आधार इसके लिए माना गया है
मात्रा काल के आधार पर। पहला आधार माना गया है मात्रा काल के आधार पर। नंबर 2 पर माना गया है उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 पर हमने क्या लिखा है? उच्चारण के आधार पर। नंबर 3 हम लिखेंगे, नंबर 3 पर हम लिखेंगे कि कितने आधारों पर बांटा गया है? जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। दोस्तों, उत्थापित का अर्थ होता है कि आधार, उत्थापित का अर्थ होता है उठने वाला, तनने वाला। मतलब जीभ का कौन सा हिस्सा, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा हिस्सा तनता है, या हम कहते हैं अंग्रेजी में कहें तो एक्टिव होता है, या क्रियाशील होता है, या सबसे अधिक और वो तनता है या ऊपर की तरफ उठता है, तो उस भाग के आधार पर जीभ के 3 भाग हम बांट सकते हैं। जीभ के अग्रभाग, पश्चभाग और मध्य भाग। तो तीनों अलग अलग कौन कौन से होंगे वो देखेंगे अभी आगे। नंबर 4 पर हम लिखेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। और 5वां लिख देते हैं ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल होते हैं अथवा नहीं होते हैं, इसके आधार पर। तो देखिएगा, मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, फिर जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर हम इसका वर्गीकरण यदि करना चाहें तो स्वर कुल मिलाकर 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक मात्रिक, सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा क्या चीज है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मात्रा काल, मात्रा है क्या चीज, इसके बारे में हमें कम से कम पता होना जरूरी है। तो मात्रा की हमारी जो परिभाषा है वह हम ये लिखते हैं कि किसी स्वर के, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, मात्रा क्या चीज है? किसी स्वर का उच्चारण हम मुख से करते हैं और उस मुख से उच्चारण करते समय उस स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है वह समय ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाती है। अब इस मात्रा के आधार पर जो समय लगा था, उच्चारण में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर हम इन स्वरों को मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं यहां हम लिखते हैं। 3 भागों में हम विभक्त करेंगे। इस आधार पर 3 प्रकार के स्वर हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वह हम यहां देख रहे हैं। देखिएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखिएगा, पहला 1 नंबर पर होता है एक मात्रिक, एक मात्रिक अथवा लघु स्वर। तो इस प्रकार में या इस रूप में कुल मिलाकर 4 स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। कुल मिलाकर ये 4 वर्ण हैं, यह माने जाते हैं। ये एक मात्रिक भी है, लघु भी है, और इनका एक नाम और भी इस्तेमाल हम करते हैं, और जिसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनकी मात्रा एक होती है, इनमें समय कम लगता है। अब आता है द्विमात्रिक। द्विमात्रिक में क्या होता है कि एक मात्रिक में के एक मात्रिक स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे ठीक दुगुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है वे स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? वे द्विमात्रिक कहलाते हैं, वे दीर्घ कहलाते हैं, अथवा वे संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से हैं पहले लिखते हैं।
देखिएगा कितने स्वर हैं, 7। अब देखिएगा द्विमात्रिक हैं, ह्रस्व एक या एकमात्रिक जो स्वर थे उनसे ठीक 2 गुना समय इसके उच्चारण में लग रहा है, इसलिए इनको द्विमात्रिक भी कहते हैं। ये दीर्घ हैं, इन्हीं के दीर्घ रूप हैं, इसलिए इनको दीर्घ कहते हैं। संयुक्त इसलिए कहते हैं कि इन दोनों का योग, किसी न किसी दो के योग से इनका निर्माण होता है। जैसे हम लिखें ए धन ए, जैसे हम शब्द लिखें राम धन अनुज, तो राम धन अनुज से क्या बना, राम, मैं में ए की मात्रा है, इधर ए है, तो ए और ए मिलकर आ बन जाते हैं, तो मैं में आ लग गया, नुज, रामानुज। जैसे हम लिखते हैं रवि धन इंद्र, तो यहाँ ई है, ये भी ई है, और शब्द हमारा बन जाएगा रविंद्र। जैसे हम लिखते हैं भानु धन उदय, यहां ऊ है, ये भी ऊ आ गया, तो शब्द हमारा क्या बन गया, भानुदय। हम लिखते हैं नर धन ईश, तो ए है, ई आ गया, तो शब्द क्या बन गया, नरेश। तो ए की मात्रा कहां से आएगी, ए में ई जोड़ने से। इसी प्रकार से जैसे सदा धन एव, तो शब्द क्या बन जाएगा, सदैव। आ या ए में ए जोड़ेंगे तो क्या बनता है, आई बनता है। जैसे हम लिखते हैं जल धन ओग, तो शब्द क्या बन जाएगा, जलोग। औ कब बनेगा, जब ए या आ में ओ जोड़ेंगे तब। तो इस प्रकार से किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ये स्वर प्राप्त होते हैं, इनकी प्राप्ति होती है। अतः इनको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, इनको दीर्घ भी कहते हैं। और चूंकि इनके उच्चारण में एकमात्रिक स्वरों के उच्चारण से ठीक 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है, स्वर वर्ण भी कहा जाता है। अब एक प्रकार और आता है, एक प्रकार और है। अब चूंकि हम कह सकते हैं कि सर 11 स्वर हमने बताए थे, 11 स्वर तो हमने यहाँ लिख दिए, इसलिए और कौन सा विभाजन और कौन सा प्रकार शेष रह गया, तो उस शेष रहे प्रकार के लिए हम और प्लुत स्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है, मूल रूप से या मूलतः है कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता, मूल रूप से कोई स्वर प्लुत नहीं होता। लेकिन जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय एकमात्रिक या ह्रस्व या लघु स्वर से 3 गुना समय लगा दिया जाता है उच्चारण करते समय, जैसे ओम, हे राम, राम, तो उच्चारण करते समय जब इस प्रकार से लगा दिया जाता है तो हम उन्हें क्या लिखते हैं, प्लुत स्वर मानते हैं। जैसे ओ था, ओ का उच्चारण इस ए के उच्चारण से 3 गुना ज्यादा समय लिया गया के उच्चारण में, तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्लुत स्वर मानेंगे। और इनके ठीक आगे इस प्रकार का एक और चिन्ह वहां पे स्थापित कर देते हैं, इससे पता चलता है कि यह प्लुत स्वर के रूप में इस्तेमाल किया गया है अथवा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम मात्रा काल के आधार पर, हमने 3 भाग बांट दिए। अब बात करेंगे हमें उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यदि हम इनका बंटवारा करते हैं तो उच्चारण के आधार पर हमें 2 भेद प्राप्त होते हैं। उच्चारण के आधार पर हमें कितने भेद प्राप्त होते हैं, 2 भेद प्राप्त होते हैं। नंबर 1 तो है अनुनासिक, और नंबर 2 पर है अननुनासिक अथवा निर्नुनासिक। अब देखिएगा अनुनासिक कौन से होते हैं, अनुनासिक कहते किसे हैं, सबसे पहले बात करते हैं। एक देखिए, एक शब्द आपने और सुना होगा, अनुस्वार। अनुस्वार के रूप में हम क्या लिखते हैं, किसी भी प्रकार कोई भी स्वर है उसके ऊपर हम इस प्रकार की और एक बिंदी एक नुक्ता लगा देते हैं ऊपर लाइन पंक्ति के, जो शिरोरेखा हम कहते हैं, शिरोरेखा के ठीक ऊपर, तो वह तो क्या कहलाता है, अनुस्वार। अनुनासिक वो होता है जब हम इसे इस प्रकार का रूप दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाता है, सॉरी ये अनुनासिक कहलाता है। अब किसी भी स्वर का
उच्चारण। अब गौर से इस बात को सुने कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। किसी स्वर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकाली जाती है, तब वह रूप कौन सा रूप माना जाता है? अनुनासिक रूप माना जाता है। और इसको दर्शाने के लिए हम उस वर्ण पर क्या करते हैं? चंद्र बिंदु स्थापित कर देते हैं। यहां दिक्कत आती है, एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा होती है। कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु इस्तेमाल करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साफ साफ नजर आता है, जैसे आंख। लेकिन यदि इस पर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कई दफा यदि हम छोटी ई पर की मात्रा लगा के करते हैं तब दिक्कत आती है। इस पर या ए ऐ ऊ ये इनका क्रम उल्टा हो गया थोड़ा सा। आप ध्यान से देख लें, देखिएगा। ए आ ई ए ऐ उ ओ औ ये जो बने हैं, यहां देखिएगा बात ये आती है, जैसे ये है लिखा हमने, तो क्या यह अनुनासिक है अथवा अनुस्वार है? हमने थोड़ी देर पहले यहां लिखा था कि जब अनुस्वार लगाते हैं तब तो ये लगाते हैं, और जब अनुनासिक लगाते हैं तो ये चंद्र बिंदु लगाते हैं। यहां हमें क्या दिख रहा है? चंद्र बिंदु या अनुस्वार? हमें यहां अनुस्वार नजर आ रहा है, लेकिन है क्या यहां पर? अनुनासिक है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अनुस्वार जो है वो हर वक्त है या हर स्थिति में व्यंजन वर्ण ही होगा। वह क्या होगा? व्यंजन वर्ण ही होगा। और यदि चंद्र बिंदु है तो वह क्या होगा? वह हर हाल में किसी भी स्थिति में स्वर से भिन्न नहीं हो सकता। यदि हम बात करते हैं कि यह मिठाई बच्चों में वितरण कर दो, बच्चों में वितरित कर दो, बच्चों, च पर ओ की मात्रा है, उस पर हमने अनुस्वार दिख रहा है, क्योंकि यह अनुस्वार दिख रहा है नहीं, ये क्या है? अनुनासिक है, क्योंकि ओ स्वर आया है और उस ओ स्वर को हमने क्या बनाया है? अनुनासिक बनाना है। तो अनुनासिक यदि वह बनेगा तो क्या होता क्या है एक्चुअली, कि इस ओ की मात्रा पर यदि हम अनुस्वार लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगा। यह रूप चूंकि देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, समय भी लगता है, और इसलिए इसका रूप हमने इस प्रकार से ही प्रयुक्त करते रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। यह भी अनुनासिक है और यह रूप भी अनुनासिक ही है। किसी भी स्वर पर या किसी भी स्वर का जब नाक और मुख से उच्चारण कर दिया जाता है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसका रूप दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते आए हैं और करते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करते हैं तो वह कौन सा रूप कहलाता है? अनुनासिक रूप कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है अननुनासिक अथवा निर्नुनासिक। तो अननुनासिक की हम बात करें तो अननुनासिक में यह स्थिति बनती है, मूल शब्द और उपसर्ग की स्थिति यह बनती है, निर्धन अनुनासिक। निर अथवा अन दोनों का अर्थ नहीं के रूप में होता है, जो अनुनासिक नहीं है, जो अनुनासिक नहीं है। तो अननुनासिक अथवा निर्नुनासिक कौन से होंगे? कि अपने मूल रूप में लिखे हुए स्वर, पुनः सुने, कि अपने मूल रूप में लिखे हुए स्वर वर्ण ही अनुनासिक अथवा निर्नुनासिक स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनका अलग से कोई रूप नहीं होता। आपने इस प्रकार से इसको लिख दिया, आपने इस प्रकार से लिख दिया, आपने इस प्रकार से लिख दिया, तो यह क्या है? अननुनासिक है। कोई भी एक शब्द है, जैसे हमने यह लिखा, तो इसमें जो स्वर वर्णाएं हैं वो कैसे हैं? वो अननुनासिक है अथवा निर्नुनासिक है, क्योंकि अनुनासिक कहीं भी इनमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। अननुनासिक, अन धड़ धन अनुनासिक। देखिएगा दो शब्द बनते हैं, इसकी इस जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग की वजह से कई बार
असमंजस की स्थिति बन जाती है और हम गलत उपसर्ग का प्रयोग करके गलत शब्द बना देते हैं और जो गलत शब्द बनता है उससे हमारी जो भाषाई पकड़ है वह जग जाहिर हो जाती है। देखिएगा दूसरा, एक ये अन है और दूसरा यह अन है। दोनों की पहचान करने का जो तरीका है वह यह है कि यदि किसी, ये आप ये जानते हैं कि उपसर्ग है वो हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो मूल शब्द की शुरुआत यदि स्वर वर्ण से हो रही है, किससे हो रही है? स्वर वर्ण से यदि मूल शब्द की शुरुआत हो रही है तब तो कौन सा? न हलंत वाला जुड़ेगा, जो स्वर रहित व्यंजन है वह जुड़ेगा। और यदि किसी मूल शब्द की शुरुआत, मूल शब्द का आरंभ किससे हो रहा है? व्यंजन वर्ण से हो रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे? यह अन उसमें जोड़ेंगे। एक दो उदाहरण हम देखें तो देखिएगा, एक तो बहुत प्रचलित है अनधिकार। इसको लोग बाग अनाधिकार बोल देते हैं अथवा लिख देते हैं, शायद भूलवश। इसमें हमने बात क्या की थी कि यदि कोई शब्द स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है तो हम देखेंगे इसमें मूल शब्द क्या प्रतीत हो रहा है हमें? अन। अब सॉरी, अधिकार। अधिकार शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? ऐसे। ए किस प्रकार का वर्ण है? व्यंजन या स्वर? तो स्वर वर्ण है, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? यह वाला लगेगा। दूसरा हमारा एक शब्द है जैसे हम लिखते हैं अनिच्छा। अनिच्छा में क्या होता है? इच्छा शब्द हमें प्रतीत हो रहा है या हमें पता है कि मूल शब्द इसमें क्या है? इच्छा है। तो इच्छा शब्द में क्या होगा? इच्छा शब्द में क्या की शुरुआत किससे हो रही है? ई से। और ई क्या है? स्वर या व्यंजन? स्वर। तो यहां भी किस प्रकार का उपसर्ग जुड़ेगा? यह वाला जुड़ेगा। इसके अलावा हम देखें जैसे जान शब्द है, जानकारी, जान पहचान आदि है ना। एक जैसे बनना है, दो 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 पड़ोसी हैं, उन दोनों पड़ोसियों में किसी एक बात पर लेकर कोई विवाद है या उनका आपसी तालमेल नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे उन दोनों के मध्य क्या है? अनबन है। और बन शब्द जो है वह व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, व्यंजन वर्ण से शुरू होने की वजह से हम यह वाला अन प्रयुक्त करेंगे और हमारा शब्द बन जाएगा अनबन। यही जान पहचान वाले के साथ होगा कि वह तुम्हारा जानकार है, नहीं, वह मेरा अन है। अन क्या है? जान। तो हम लिखेंगे वह व्यक्ति अनजान है। यह अनजान, एक अनजान व्यक्ति गांव में घूम रहा था। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन शब्दों, वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों का ध्यान रखें और उसी के मुताबिक उनमें हम क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग जोड़ेंगे। तो चूंकि आप यहां देखें इस अनुनासिक शब्द में अनुनासिक शब्द मूल था और अनुनासिक मूल शब्द तो अनुनासिक शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? ऐसे। और ए क्या है? स्वर वर्ण है, तो इसके पहले जो लगेगा वह कौन सा लगेगा? इस प्रकार से लगेगा। तो चलिए ये इसको छोड़ते हैं यहीं। फिर इसके अलावा हम जब भी कभी बात करेंगे, जब भी कोई वीडियो बनाएंगे, ऐसी कोई चीज जो हमें नजर आएगी, जो बताई जानी चाहिए या जो आज तक के शिक्षक के रूप में काम करते समय अथवा विद्यार्थी के रूप में पढ़ते समय यदि कहीं कोई बात खटकी है, कहीं ऐसी कोई बात नजर आई है तो उस पर हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। चलिए दो भाग हमने देखे। अब देखिएगा तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है हमारा जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। क्योंकि हमने बात क्या की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, एक चित्र सा बनाया था जीभ के जैसा कि इस प्रकार से जीभ है और इस जीभ के यहां गला है, तो गले ये पीछे का भाग हो गया, यह आगे का हो गया और यह मध्य का भाग हो गया। कुल मिलाकर जीभ को तीन भागों में हमें विभक्त कर सकते हैं। तो तीन भागों में यदि हम इनको विभक्त करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो जीभ के आगे ही आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम अग्र स्वर बोल सकते हैं। कौन से स्वर बोल सकते हैं? अग्र स्वर। दूसरे बोल सकते हैं मध्य स्वर और तीसरे बोल सकते हैं हमें पार्श्व स्वर, जो पीछे से बोले जाते हैं। पीछे का हिस्सा उसमें एक्टिव होता है या क्रियाशील होता है। तो देखेंगे हम किस प्रकार से। अग्र मतलब जीभ का आगे वाला भाग, यहां लिख नहीं रहे हम, बात बोल लेते हैं उसमें आप समझ जाएंगे।
अग्र मतलब आगे का भाग, जिसमें ऐसे स्वर स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग उठता है अथवा ज्यादा क्रियाशील रहता है। तो कौन कौन से हैं? 4 वर्ण हैं इस प्रकार के, ई, ए और ऐ। कुल मिलाकर 4 वर्ण कौन से हैं? अग्र स्वर है, आगे वाले। इनको अग्र स्वर के रूप में भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है। तो 4 ये देंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 ये देंगे, एक अन्य दे देंगे जो इनमें नहीं है। पूछा क्या? अग्र स्वर नहीं है, तो 3 तो इनमें से आएंगे जो है, और एक क्या आएगा? नहीं वाला जाएगा, जो इन दोनों भागों में हम अभी बांटेंगे। देखिएगा एक बात और होती है, परीक्षा का जो हमारा रूम होता है वह 2x2 का होता है, हमारी दुनिया वहीं सिमट जाती है उस 2x2 के एरिया से। तो वहां हमें हर एक प्रश्न पर बड़ी गौर से पढ़ना है। ये एक चीज आती है, एक में तो पूछते हैं कि कौन सा नहीं है, और दूसरा पूछते हैं कौन सा है। और हम इस प्रश्न में सबसे ज्यादा मार करते हैं। इस प्रश्न में हम नहीं को पढ़ ही नहीं पाते, पता नहीं हमारा कॉन्फिडेंस, हम जल्दबाजी या क्या करते हैं। हमने इससे पूछा कि कौन सा अग्र स्वर नहीं है, और हम उसको पढ़ते हैं कि कौन सा अग्र स्वर है, पहले ही विकल्प के रूप में ई लिखा था और हम ई टिका देते हैं, जबकि पूछा क्या था? ई अग्र स्वर नहीं है। और बाद में घर आकर या रास्ते में हम देखते हैं, या किसी दो बस आदि में दोस्तों को, या हमारे जैसे और जो प्रतियोगी थे उनको बात करते सुनते हैं, तब पता चलता है अरे यार हमने तो गलत कर दिया। तो इन ये जो स्थितियां बनती है, इनसे आप जरूर थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। यही ऐसे प्रयास हैं जो आपकी तैयारी कम नहीं है, बल्कि गलतियों की वजह से कई बार हम पिछड़ जाते हैं, खुद गलती कर देते हैं, दूसरा साथी नहीं करता, वो आगे निकल जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। तो इनका ध्यान रखेंगे आप जरूर। तो अग्र स्वर कितने? 4। मध्य स्वर सिर्फ एक ही माना जाता है, ए बोलेंगे तो जीभ का यह वाला जो बीच का भाग था, जीभ का यह जो बीच का भाग था वह ऊपर की तरफ उठता है, वह एक्टिव होता है, वह क्रियाशील होता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अब ये तो पूछेंगे, एक तो या तो इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्न में से केंद्रीय स्वर कौन सा है, अथवा या ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्वर कौन सा। हाँ, यही पूछा जाएगा कि निम्न में से केंद्रीय स्वर कौन सा है। एक उत्तर तो यह होगा, एक विकल्प तो, और बाकी 3 और आपके सामने होंगे। और पश्च स्वर अब जो बच गए वही है, जैसे उ, ऊ, री, ओ और औ, ओ और औ। तो कुल मिला के ये जो स्वर हैं, ये क्या कौन से स्वर कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से भी और सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल किए जा सकते हैं। कोई हमने उन पर जो पेपर सेट करने वाले हैं, जो एग्जाम में के पेपर बनाने वाले हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं है। उनका जो टॉपिक है जो उनको दे रखा है उस भाग में से, और वो जहां मर्जी वहां से उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा गहराई में ही जाएं, लेकिन फौरी तौर पर हमें गहराई से भी अध्ययन करना जरूरी है। और कई दफा तो इतने सतही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम बहुत गहराई से पढ़ लेते हैं और उन सतही प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो ये वैसे देखें तो सतही प्रश्न है, बिल्कुल से एकदम सही। और दूसरी तरफ से देखें तो ये बिल्कुल गहराई वाले, गहन अध्ययन वाले प्रश्न माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा, कौन सा? कि जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो इस आधार पर स्वरों का विभाजन हमने 3 प्रकार से किया है, 3 भागों में किया है। एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ, और मध्य या केंद्रीय स्वर, इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय स्वर के रूप में ए, और पश्च स्वर के रूप में ए, आ, उ, री, ओ और औ। ये हमारे पश्च स्वर माने जाते हैं। जो जीभ का एकदम जड़ वाला जो कंठ से जुड़ा हुआ है वह हिस्सा इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है।
अब दोस्तों देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति। मुख की आकृति का मतलब होता है जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख कितना खुलता है, ज्यादा खुला है, कम खुला है। तो इस खुलने के आधार पर, कम या ज्यादा खुलने के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वरों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं देखिएगा, यहां हम लिख रहे हैं। नंबर 1 पर तो है सम्मिलित स्वर, इसको आप कहें सबसे कम। इसको एक एक शब्द लिख देते हैं। सम्मिलित स्वर में होता है मुख का सबसे कम खुलना। जिसमें मुख सबसे कम खुलता है वो तो कौन से स्वर माने जाते हैं? सम्मिलित स्वर। यहां लिखेंगे इसका उदाहरण। नंबर 2 पर लिखिए आप विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से होते हैं? मुख का सबसे ज्यादा खुलना। मुख का सबसे ज्यादा खुलना। जहां जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है तो वह कौन सा स्वर कहलाता है? विवृत स्वर कहलाता है। अब हम नंबर 3 पर लिखेंगे तो यहां हम लिखेंगे आर्ध सम्मिलित स्वर। कौन सा स्वर लिखेंगे? अर्ध सम्मिलित स्वर। अर्ध सम्मिलित स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय सम्मिलित स्वर से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुलता है। सम्मिलित स्वर का उच्चारण किया हमने, उसमें जितना मुंह खुला, क्योंकि यहां सबसे कम खुलता है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा खुले तो वहां, तो कोष्टक में हम लिखते हैं सम्मिलित से थोड़ा ज्यादा। सम्मिलित से थोड़ा ज्यादा खुलना। और अंतिम हम लिखेंगे अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत में क्या होता है? आप यहां लिखेंगे विवृत। देखिएगा समृद्ध तो क्या था? सबसे कम था, इसलिए हमने अर्ध समृद्ध में क्या लिखा है कि समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा। विवृत क्या है? मुख सबसे ज्यादा खुलता है, तो अर्ध विवृत में क्या होगा? विवृत से थोड़ा सा कम। अर्ध विवृत स्वर शब्द में लिख नहीं पाया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिख लें अपने नोटबुक में। तो अर्ध विवृत स्वर में क्या लिखेंगे? इसकी पहचान क्या है? विवृत से थोड़ा सा, विवृत में से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो कौन से हो जाएंगे? अर्ध विवृत स्वर माने जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समृद्ध स्वर की। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। ई, ई, उ और उ, ये 4 कौन कौन से? ई, ई, उ, उ, ये कौन से हैं? ये समृद्ध स्वर है। इनके उच्चारण में सबसे कम मुख है, वह सबसे कम में खुलता है, इसलिए यह कौन सा माना जाता है? समृद्ध स्वर। विवृत स्वर कौन सा माना जाता है? जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है। तो मुख सबसे ज्यादा कौन से में खुलता है? मुख सबसे ज्यादा खुलता है आ स्वर का उच्चारण करने में। आप करके देख सकते हैं इन चीजों को। आ स्वर का उच्चारण जब आप करेंगे तो हम पाएंगे कि मुख है वो सबसे ज्यादा खुला है। सबसे कम किसमें खुला है? ई, उ में। सबसे कम किसमें खुलता है? और अर्ध विवृत स्वर का क्या होगा? इसमें ए, अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होगा? ए और ओ, ये दो स्वर किसमें माने जाएंगे? अर्ध समृद्ध। जो समृद्ध स्वर थे उनसे थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। और इसमें क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत में क्या हो जाएगा? आई और औ, ये दोनों स्वर कहां आ जाएंगे? अर्ध विवृत में। मतलब सबसे ज्यादा आ के उच्चारण में खुला था, उससे थोड़ा सा कम कहां खुलेगा? अर्ध विवृत में खुलता है। अब बात आती है, तो दोस्तों देखिएगा, हम दोबारा देखेंगे, एक बार पहले इस पर चले जाते हैं। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 भागों में बांटे जाते हैं कि
दो भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये तो है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वृत्त धन आकार, सॉरी, वृत्ताकार, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार गोल हो जाता है, तो वो स्वर कौन से कहलाते हैं? वृत्ताकार अथवा वृत्तमुखी कहलाते हैं। देखें कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ और औ। ये चार स्वर तो क्या है? वृत्ताकार अथवा वृत्तमुखी है। और नंबर 2 पर हम क्या लिखेंगे? अवृत्तमुखी। नंबर 2 पर हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसको दो ही भागों में बांटा गया है, तो अवृत्तमुखी अथवा अवृत्ताकार, अथवा अवृत्ताकार। तो ये कितने प्रकार, इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? इसमें होगा ए, आ, ई और ए, ऐ। ये जो स्वर है 6, ये कौन से माने जाएंगे? अवृत्ताकार अथवा अवृत्तमुखी। कि इनका उच्चारण करते समय मुख गोल, या हमारे जो होठ हैं, सॉरी, हमारे जो होठ हैं वह गोल न होकर और ऊपर नीचे फैले जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, ऊपर नीचे फैले जाते हैं, तो वो स्वर कौन से कहलाते हैं? अवृत्तमुखी अथवा अवृत्ताकार। देखिएगा दोस्तों, पूरे स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा में वर्णों का महत्व क्या है। कि वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, और छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बड़ी चीज बनती है। आप चाहे कितनी भी बड़ी किताब या बड़ा कोई ग्रंथ देखें, वह वर्णों से ही मिलकर बना है। उसमें उसको लिपिबद्ध करने का कार्य ये जब किया जाता है, तो वहां क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? वर्ण ही लिखे गए हैं। वर्णों का सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाएगा? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित ध्वनि समूह है, या व्यवस्थित समूह है वाक्य। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते चलेंगे। लेकिन वर्ण सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, ये अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए भाषा की बुनियादी समझ हमारे अंदर होनी जरूरी है। और क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए हम पर और ज्यादा दबाव है, हम पर और ज्यादा हमारा दायित्व बनता है कि भाषा की बुनियादी जो मूल समझ है वह हमें अवश्य हो। वर्ण विचार में हमने बात की कि वर्ण कहते किसे हैं? कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे विभाजन किया जाना संभव न हो या असंभव हो, तो वह ध्वनि वर्ण ध्वनि कहलाती है। अक्षर किसे कहते हैं? क्योंकि अक्सर ये शब्द इस्तेमाल होता है। अक्षर किसे कहेंगे? अक्षर कहेंगे हम कि जीभ के एक ही आघात से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। इस अक्षर में हम यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे का के की हम कारक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो का शब्द है वह क्या है? एक अक्षर है। इसमें क धन आ दो वर्ण थे, लेकिन हमने एक ही झटके से इसका उच्चारण कर दिया, और तो इसलिए क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते क आ का, राम रे आ में ए कै आ, इस प्रकार से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए जीभ के एक ही आघात, एक ही झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। इसके बाद बात आई हमारी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब बात आती है हमारी स्वर वर्णों की। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं? कि मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही स्वर वर्ण कहलाती हैं, अथवा फेफड़ों से उठी प्राणवायु मुख में बिना किसी संघर्ष, बिना किसी व्यवधान अथवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, तो ऐसी ध्वनियों को स्वर ध्वनि कहा जाता है। ऐसी ध्वनियों को स्वर ध्वनि कहा जाता है। अब बात आती है कि स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री,
ए ऐ ओ औ। अन और अ दोनों स्वर नहीं है, दोनों ए योग वाह है, ना तो वो स्वर है ना ही व्यंजन है। ये हम वर्ण विचार नाम का जो चैप्टर है हमारा, जो क्लास लगेगी उसी क्लास में आगे बात करेंगे इस पर। तो स्वर कितने? 11 है। अब इन स्वरों को अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है, इनको बांटा जाता है, इनका विभाजन किया जाता है। तो आधार कितने हैं हमारे पास कि जिन पर हम स्वरों का विभाजन कर सकें। जैसे हम क्लास में या स्कूल में जैसे किसी एक क्लास का विभाजन कर सकते हैं, उनके आधार होते हैं हमारे। तो पहला ही आधार किसी एक क्लास का करना में, तो हमारा पहला ही आधार होता है छात्र और छात्रा, लड़के और लड़कियां। कि लड़के कितने हैं? 10, लड़कियां कितनी है? 8, 9, 10, 11 जितने भी। तो लड़का और लड़की। उसके बाद में जैसे आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग। उसके बाद में जैसे धर्म से संबंधित हो जाता है कि कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुसंख्यक से हैं और कितने बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आधार बनते हैं, उन्हीं आधारों, उसी प्रकार से कुछ आधार हमने स्वरों का वर्गीकरण करने के काम में भी लिए हैं। पहला आधार है हमारा मात्रा काल के आधार पर। काल का मतलब समय। तो मात्रा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अभी हमने यहां लिखी थी, आप उसे नोट कर लें। और ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी परिभाषा, इसके बारे में हमें पता हो। मैं जहां तक समझता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जिनको खुद को नहीं आता, और मुझे खुद को नहीं आता था। जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा, जब तक मैंने तैयारी शुरू नहीं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, और मनोज कुमार मिश्रा जी जो मेरे प्रातः स्मरणीय सर हैं, उनके आशीर्वाद से ही मुझे इस बात का पता चला कि मात्रा क्या है। तो मात्रा किसी स्वर के, व्यंजन नहीं, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। अब किसी स्वर, स्वर का मतलब हमने गिने थे अभी 11 है, तो 11 स्वरों के अलग अलग स्वर के उच्चारण में यदि कितना समय लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है। तो जिसमें कम लगता है वह एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए ई उ री, इनको ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 पर आता है द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का अर्थ है कि एक मात्रिक स्वरों, लघु स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय से ठीक 2 गुना समय लगता है, 2 गुना ज्यादा समय लगता है, तो वो द्विमात्रिक अथवा दीर्घ अथवा संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या ये 7 है। ता, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर के बारे में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो 3 विकल्प तो आपको इसमें से मिलेंगे और एक ऊपर वाले में से मिल जाएगा, तो वह संयुक्त वर्ण नहीं होगा। कम समय, 2 गुना समय, प्लुत स्वर, कोई भी प्लुत स्वर नहीं होता है। मूल रूप से कोई भी स्वर नहीं ऐसा, लेकिन जब किसी स्वर के उच्चारण में हम एक मात्रिक या ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय से 3 गुना समय का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगा देते हैं, तो वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। और जब प्लुत स्वर के बारे में, जब प्लुत स्वर का और रूप लिखना हो, तो हम इस प्रकार का एक निशान वहां बना देते हैं उस स्वर के ठीक बाद में, और वही क्या कहलाता है, प्लुत स्वर की पहचान करवाता है। नंबर 2 पर आता है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण करते हैं, नाक से करेंगे, मुख से करेंगे या दोनों से करेंगे। तो एक स्वर तो होते हैं अनुनासिक, जिनको हम चंद्र बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, दर्शाते हैं, लेखन में लिखते हैं। वहां लेखन में कहां दर्शाएंगे, किसके माध्यम से दर्शाएंगे, चंद्र बिंदु के माध्यम से। और बोलने में हम किससे दर्शाएंगे, बोलने में हम उसे नाक और मुख दोनों से उसकी हवा बाहर निकालेंगे। जैसे आंख, आंख दोनों से, मुख और नाक दोनों से निकलेगी। तो हर एक स्वर जिस पर चंद्र बिंदु स्थापित कर दी गई हो, चंद्र बिंदु लगा दी गई हो, वही स्वर क्या कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। इसी का दूसरा भेद है अनुनासिक। अनुनासिक दोस्तों वह होता है कि
स्वर का मूल लिपि चिन्ह, मूल रूप ही जब लिख दिया जाता है तो वही अनुनासिक है। मतलब अन्य नहीं या निर नहीं, नहीं है जो अनुनासिक है। अनुनासिक नहीं है अर्थात हम जो इस प्रकार के रूप लिखते हैं वही क्या है, अनुनासिक है। ठीक है। अब आता है जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित, जीभ की जड़, मध्य और अग्र, तीन भागों में हमने जीभ को विभाजित किया और किसी स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है उसी से उसकी पहचान कर ली जाती है। जीभ की आगे की नोक जब ऊपर नीचे वाले दांतों से टकराती है, दांतों के आसपास चली जाती है तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, ई ए ऐ। और एक जब जीभ का बीच का हिस्सा एक्टिव होता है अथवा उठता है, तनता है, तो वह मध्य स्वर अथवा केंद्रीय स्वर कहलाता है, वह एक ही माना जाता है, ए। और पश्च स्वर जो 7 बच गए, आ उ री ओ औ, ये क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर। मतलब जीभ की जो जड़ है जहां से कंठ से जुड़ी हुई है वहां से। अब बात आती है मुख आकृति के आधार पर कि मुख की आकृति कितनी खुलती है, उस खुलने के आधार पर, मुख हमारा कितना खुलता है उस खुलने के आधार पर स्वरों को हमने 4 भागों में बांटा। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत। समृद्ध स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम खुलता है। विवृत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा मुंह खुलते हैं। अर्ध समृद्ध वो होते हैं कि जब समृद्ध स्वर के उच्चारण में जितना मुख खुला था उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। और अर्ध विवृत वो होते हैं जब विवृत का उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा खुला था उससे थोड़ा सा कम, और अर्ध समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा। कि विवृत, ये अर्ध विवृत जो है वो अर्ध समृद्ध से थोड़े ज्यादा है और विवृत से थोड़े कम है। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, 4, ई उ ऊ। इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। विवृत स्वर एक ही है, आ, उसका उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है। फिर है अर्ध समृद्ध स्वर, इसके उच्चारण में ई उ के उच्चारण में खुले मुंह से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है और वह 2 स्वर माने जाते हैं, ए और औ। सॉरी माफ कीजिएगा, ए और ओ, ए ओ, ये 2 स्वर ऐसे माने जाते हैं जो अर्ध समृद्ध है। और अर्ध विवृत स्वर ऐ और औ, ये 2 स्वर अर्ध विवृत माने जाते हैं जब जिनका उच्चारण करते समय आ का उच्चारण करते समय जितना मुख खुला था उससे थोड़ा सा कम खुलता है। अब आता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो होठ हमारे गोल होते हैं अथवा नहीं। तो इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया, वृत्तमुखी अथवा वृत्ताकार, अवृत्तमुखी अथवा अवृत्ताकार। तो वृत्तमुखी अथवा वृत्ताकार कौन से हैं, जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति या होठ गोलाकार हो जाते हैं अथवा गोल हो जाते हैं, तो वे स्वर वर्ण वृत्तमुखी अथवा वृत्ताकार कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, उ ओ औ, 4 स्वर इस प्रकार के माने जाते हैं। और अवृत्तमुखी में जो शेष बच गए वे क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। इनका अवृत्तमुखी स्वर का उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। बस यही इनकी पहचान थी। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और जहां तक संभावना है हम व्यंजन वर्णों पर बात करने के लिए आएंगे। आपके यदि कोई सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यथासंभव उनका उचित जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन, धन्यवाद दोस्तों।